गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग 22 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ। आज के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कल आपकी जो 22 की वीडियो थी वो नहीं आ पाई थी, तो आज हम दोनों ही कवर करेंगे। 22 मई और 23 मई दोनों के क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं, तो पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, आज लगभग 30 के समथिंग क्वेश्चंस हैं जिनको हमने कवर किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और मैं कोई भी वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो डेली के करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो मिस ना हो। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के पॉइंट्स के साथ कवर करते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी वीडियो को। तो आज की हमारी वीडियो क्या है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे कुछ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 मई 2021 को किस आईएनएस को सेवा मुक्त किया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा आईएनएस है जिसको कि अभी अभी मुक्त किया गया है, किससे, उसके कार्यभार से। डीकमीशन्ड बोलते हैं इस चीज़ को, सेवा मुक्त को डीकमीशन किस आईएनएस को किया गया है, तो वो आईएनएस है आपका आईएनएस राजपूत। आप टिक कर लेंगे इस पे, ये है आपका आईएनएस राजपूत, जिसे कि अभी कमीशन से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। अब आईएनएस राजपूत के बारे में अगर हम बात करें तो आईएनएस राजपूत जो है इसको 4 मई 1980 को 4 मई 1980 को इसको कमीशन किया गया था, और इसको 21 मई को डिकमीशन कर दिया गया, यानी लगभग इसने 41 साल की जो सेवा है वो इंडियन नेवी में अपनी दी है। बात करें अगर हम एनएस राजपूत की, तो ये एक डिस्ट्रॉयर था, यानी इसका काम था जो दूसरे जहाज होते हैं या जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनमें इसका एक काम था डिस्ट्रॉय करने का दूसरे विमानों को। उसके अलावा इसको जो मैन्युफैक्चर किया था वो रशिया ने किया था। अब तो हम खुद अपने करते हैं मैन्युफैक्चर जितने भी आईएनएस हैं, बट उस टाइम पे इसको 1980 के टाइम पे इसको किसने मैन्युफैक्चर करके दिया था, तो रशिया ने मैन्युफैक्चर करके दिया था। और ये जहाँ पे इसको सेवा मुक्त किया गया है तो वो जगह है विशाखापत्तनम। तो आप इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी मिशंस में इसका नाम देखने के लिए मिलता है, जैसे आपका अमन है, ऐसे कई सारे मिशंस हैं जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया है, उनको सक्सेसफुल भी बनाया है। तो आप याद रखेंगे कि 21 मई 2021 को किस आईएनएस को सेवा मुक्त किया गया है, तो वो किया गया है आईएनएस राजपूत को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस देश ने एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम्स बिल पारित किया है। तो यहाँ कौन से बिल की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है कोविड हेट क्राइम्स बिल। अब एक्चुअली ये है क्या कि आप 2019 में और 20 में जब ये कोविड-19 आया तो उस टाइम पे देखा गया कि जो अमेरिकन कंट्रीज़ थी वहाँ पे जितने भी एशियन रहने वाले लोग थे उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ है। उनको जो फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई मेडिकल फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे हुई। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देख पा रहे हैं इन व्यक्ति को, ये कौन है, तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन है। तो इन्होंने ये बिल को पास किया है कहाँ, और इस बिल का नाम क्या रखा है, एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम्स बिल। अब इसको बिल को इनके अलावा दो लोगों ने और भी पास किया है, दो लोग इनके जिनकी सहमति रही है इस बिल में, वो हैं ग्रीस मिंग और मेज हिरोनो। कौन है, नाम याद रखेंगे आप, ग्रीस मिंग और मेज हिरोनो। इन लोगों ने क्या किया है, इस बिल को पास करने में इनकी हेल्प की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूएस ने इस बिल को क्या किया है, पारित किया है। बात करेंगे यूएस की, तो यूएस में इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जे बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमाला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। भारत में इस टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यूएस की कैपिटल क्या है, यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। चीन की कैपिटल क्या है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ पे शी जिनपिंग की सरकार है। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने 2020 के लिए EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री ऑक्टिवेशन इंडेक्स RECAI में कौन सा रैंक हासिल किया है। एक्चुअली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री ऑक्टिवेशन इंडेक्स है, ये इसलिए जारी किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और जो कि अपना योगदान इसमें दे रही हैं। तो इंडिया ने इसमें कौन सी रैंक हासिल की है, आपको पता है आजकल इंडेक्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप याद रखेंगे इंडिया ने इस बार जो रैंक हासिल की है वो है 3rd रैंक। इसमें कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन रहा, तो याद रखेंगे अब जो फर्स्ट रैंक है इस पे रहा है आपका अमेरिका, यानी यूएस इस पे फर्स्ट रैंक पे रहा है, जो कि 70.2 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे रहा है। सेकंड नंबर पे रहा है चाइना,
और चाइना ने कितनी हासिल किए हैं पॉइंट, तो चाइना ने हासिल किए पॉइंट 68.3 और थर्ड रैंक जिस पे इंडिया के पॉइंट्स थे 66.2। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और हमास किस तारीख को युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। तो अभी आप हाल फिलहाल न्यूज़ में और यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था जिसकी वजह से तमाम लोग मारे गए हैं। लेकिन अभी फाइनली ये लोग जाके युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। तो वो कौन सी डेट है जिस दिन ये युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं, तो ये है आपकी 21 मई। 21 मई के दिन रात को 2 बजे के समथिंग इन लोगों ने युद्ध विराम के लिए सहमति पे हाथ मिला लिए हैं। जैसा कि आप पीछे पिक्चर में देख सकते हैं, इन लोगों ने हाथ मिला लिए हैं। तो आप याद रख सकते हैं 21 मई इजराइल और हमास को किस तारीख को युद्ध विराम के लिए सहमति हुई है। तो आप 21 के साथ उन्होंने क्या किया, इस युद्ध को विराम कर दिया। तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि ये 21 मई है जिस दिन इन्होंने युद्ध विराम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड किस महाद्वीप के तट से टूटा है। तो विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है वो किस महाद्वीप के तट से टूटा है, तो ये द्वीप है आपका अंटार्कटिका। अब इस हिमखंड के बारे में अगर हम बात करें तो इस हिमखंड की लगभग जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर है और चौड़ाई 125 किलोमीटर है। ये पीछे जो इमेज है ये सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे A76 नाम भी लिखा हुआ है इस हिमखंड का, ये यहाँ पे दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4320 किलोमीटर है। यानी कि यूपी का लगभग कोई भी 2 जिले इतने बड़े पे आसानी से बन जाएंगे, इतना बड़ा हिमखंड टूटा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस वजह से। तो ये कहाँ से हिमखंड टूटा है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटा हुआ है। बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है माउंट विंसन, जिसकी ऊंचाई लगभग 4892 मीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कितने भारतीय शहरों को जोड़ा गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने एक साथ इकट्ठे जो स्थल हैं भारतीय, उनको यूनेस्को में जोड़ा गया है। तो ये जोड़े गए हैं 6, कितने हैं 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को में जोड़ा गया है, जिनकी लिस्ट यहाँ सामने लिखी हुई है आपके साइड में, आप देख लेंगे। पहला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ये आई थिंक होशंगाबाद में पड़ता है। सेकंड है गंगा घाट, कहाँ के गंगा घाट, तो उत्तर प्रदेश के गंगा घाट वाराणसी के, जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। भेड़ाघाट लमेटा घाट ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, इसको भी शामिल किया गया है। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु का, इसको भी शामिल किया गया है। मराठा सैन्य वास्तुकला जो कि महाराष्ट्र के काफ़ी शहरों में है, तो इनको भी इस यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। उसके अलावा है यहाँ पे किराया वेनेकल लिखा है, गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो ये है हीरे वेनेकल, क्या है हीरे की आई थिंक HIRE होगा, तो वो किराया हो गया हायर, लेकिन ये क्या है हीरे वेनेकल, आप याद रखेंगे यहाँ पे हीरे है, तो हीरे वेनेकल है कर्नाटक का, इसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस वर्ष कितने स्थलों को शामिल किया गया है, तो वो 6 को किया गया है। और वो 6 कौन से, उनमें से 2 तो मध्य प्रदेश के हैं, एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, दूसरा भेड़ाघाट है, और दूसरा घाट कौन सा है, तो गंगा घाट है उत्तर प्रदेश का। तीसरा है मराठा सैन्य वास्तुकला, और चौथा है कांचीपुरम मंदिर, और उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है, तो हीरे बेनेकल जो कि कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया। चाय सभी को पसंद है भाई, सुबह दिन की शुरुआत जो होती है वो गर्मा गर्म एक चाय के कप के साथ में होती है। तो आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी हर्बल टी रखी हुई है। तो ये पूछ रहे हैं कि किस तारीख को ये जो डे है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसको हमने मनाया है। तो किसकी बात कर रहे हैं, तो 21 फिर से कर लेते हैं। तो आप याद रखेंगे हर किसी को क्या पसंद है, 21 पसंद है चाय की, तो 21 तारीख को हमने चाय दिवस मनाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं ये दिवस मनाया क्यों जाता है। तो इसका उद्देश्य बस इतना सा है कि विश्व भर में कैसे चाय के उत्पादन को बढ़ाया जाए और चाय की जो क्वालिटी है उसको डे बाई डे कैसे डेवलप किया जाए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह किस आंदोलन से जुड़े थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, कि सुंदरलाल बहुगुणा इनसे रिलेटेड इनका जो आंदोलन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो अक्सर कर एग्जाम से पूछ ही लिए जाते हैं। अभी इनका निधन हो गया है, तो ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। और ये जो इनका पार्टिसिपेशन जो था वो चिपको आंदोलन में था। एक ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये कैसे हैं, पर्यावरणविद हैं, इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जीवन भर कार्य किया है। अब चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन
1973 में इन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चलाया था, जिसमें यह था पेड़ों की कटाई को लेके विरोध था और लोग जो थे तो पेड़ों से चिपक गए थे। उनका ये कहना था कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप पेड़ों की कटाई बंद नहीं करेंगे, यानी कि या तो पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो, मतलब 100 बात की एक बात, हम पेड़ नहीं काटने देंगे। उन चीज़ों को लेके ये चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट इन्होंने चलाया था। डेट याद रखेंगे, 1973 में चलाया था। और कहाँ पे चलाया था ये? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के टाइम पे चला था। इनके द्वारा एक लिखी हुई बुक भी है। अब हालांकि इनका देहांत हो गया तो वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाए। तो इनकी जो बुक है उसका नाम है धरती की पुकार। क्या नाम है इनकी बुक का? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धरती की पुकार। तो सुंदरलाल बहुगुणा की लिखी हुई किताब है धरती की पुकार। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ गदर आंदोलन की बात करें तो गदर पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। हरसे छिन्ना मोघा मोर्चा, ये बेसिकली अमृतसर से बिलोंग करता है ये जो मोर्चा है, और इसका गठन 1946 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। इसके बारे में आप लोगों ने आधुनिक इतिहास में अच्छे से पढ़ रखा होगा। जो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधुओं ने इसको स्टार्ट किया था। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सॉरी, शौकत अली बंधु जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय कोरियोग्राफर ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है? ये पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है 2020 का। तो वो कौन है? तो इनका नाम है सुरेश मुकुंद। आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग इन्हें जानते भी होंगे, ये डांस प्लस के शो में आ चुके हैं। तो आप नाम याद रखेंगे, सुरेश मुकुंद ने क्या जीता है? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। इसको आपको याद कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है फिल्मी कीड़े हो, आराम से आपने इसको याद भी कर लिया होगा कि सुरेश मुकुंद जी को कोरियोग्राफी का क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 इन्हें मिला है। उनका नाम है सुरेश मुकुंद। कोरियोग्राफी क्या होती है आप जानते हैं, जो मूवी वगैरह में एक्टर्स होते हैं जो डांसिंग वगैरह करते हैं, तो डांस स्टेप्स को जो सिखाता है उसको कोरियोग्राफर बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन है, हमने किस तारीख को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया है? यानी कि एंटी टेररिज्म डे हमने किस दिन मनाया है? तो ये मनाया गया है 21 मई को। फिर से क्या? 21 मई। आप टेररिज्म को तो भाई किस नहीं करते हैं, तो हम किस किस को नहीं करते हैं? अभी 2 किस वाले हमने याद कर लिए। एक तो 21 मई को क्या हुआ है? पहला 21 मई को हुआ है जो हमास और इजराइल हैं उनके बीच में क्या हुआ है? पैक्ट हुआ है, समझौता हुआ है कि भाई अब हम युद्ध नहीं करेंगे। दूसरा 21 को क्या हुआ? एक चाय के प्याले के साथ हमने किस किया। अब तीसरा, इसको किस नहीं कर रहा है? किसको नहीं किस करना है भाई? टेररिज्म को कोई किस नहीं करता है। तो टेररिज्म को हम याद रखेंगे बस 21 मई, यानी 21 9। ठीक है, तो एंटी टेररिज्म डे 21 मई को हम लोग मनाते हैं। अब बेसिकली ये मनाया क्यों जाता है? तो इसी दिन आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि राजीव गांधी की मौत हुई थी तमिलनाडु में, श्री पेरुम्बदूर में। और राजीव गांधी की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। तो आप बेसिकली क्वेश्चन को मैं ये याद रखेंगे कि एंटी टेररिज्म डे है वो क्यों मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 21 मई को। और किस लिए मनाते हैं? तो वो राजीव गांधी की मौत की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, श्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पीछे की इमेज ऐसी लगा रखी है जैसे ये गहलोत जी मोदी जी से कह रहे हैं अबे झापड़ पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी आप समझिए, ये तो हमारे पीएम हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये हैं राजस्थान के सीएम। तो अब राजस्थान के अगर सीएम है तो जनरली सी बात है कि ये जो बंधु हैं जगन्नाथ पहाड़िया, ये भी कहाँ के सीएम रहे होंगे? तो ये राजस्थान के सीएम रहे हैं। तो जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में आप याद रखेंगे कि जगन्नाथ पहाड़िया जिनका निधन हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में, तो ये कहाँ के भूतपूर्व सीएम थे? तो ये भूतपूर्व सीएम थे राजस्थान राज्य के। वर्तमान समय में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, और गोवा में किसकी सरकार है? गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किस बास्केटबॉल दिग्गज को शामिल किया गया है? तो ये हैं कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये व्यक्ति जो हैं, कौन कोबी ब्रायंट हैं, ये अभी जीवित नहीं है। इनकी पिछले वर्ष 26 जनवरी को मृत्यु हो गई थी, यानी मृत्यु के बाद में इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्षा इकाई ने ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ORS तैयार किया है? तो आप पिक्चर को देख के समझ गए होंगे, ये जो यूनिफॉर्म है ये किसकी है? तो ये यूनिफॉर्म है इंडियन नेवी की। तो भारतीय नौसेना इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय नौसेना ने क्या किया है? ऑक्सीजन
पुनर्चक्रण प्रणाली कि किस तरीके से ऑक्सीजन को रिसाइकिल किया जा सकता है, उस चीज़ की प्रणाली का इन्होंने क्या किया है, इस प्रणाली को तैयार किया है। बात करें हम नौसेना की, तो नौसेना में इस टाइम पे एडमिरल कौन है, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में एयर चीफ ऑफ मार्शल कौन है, राकेश सिंह भदौरिया हैं। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय तट रक्षा की अगर हम बात करें तो भारतीय तट रक्षा में कौन हेड हैं, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन है, कृष्ण स्वामी नटराजन। भारतीय तट रक्षा यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन है ये, तो डायरेक्टर जनरल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं, तो आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री हैं क्वेश्चन नंबर 4 बुग्गाना राजेंद्र नाथ। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, बजट और बुग्गाना कुछ समथिंग मिलता जुलता है। और साथ में ये जो आपको दिख रहे हैं व्यक्ति, इनको तो आप पहचान ही गए होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने इनकी एक फ़ोटो को डाला था एक स्लाइड में। तो ये हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। तो यहाँ कहाँ की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में हम याद रखेंगे YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है और विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ पे गवर्नर हैं। और अभी आपको एक व्यक्ति के बारे में और पता चल गया है, और वो हैं यहाँ के वित्त मंत्री जिनका नाम बजट से मिलता जुलता है, और इनका नाम है बुग्गाना राजेंद्र नाथ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जिनकी पिक्चर आप पीछे देख पा रहे हैं, इनका नाम है बीना जॉर्ज। ये कौन है, ये बीना जॉर्ज हैं जिनको नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे, केरल राज्य में। केरल में इस टाइम पे किसकी सरकार है, तो केरल में इस समय पिनराई विजयन की सरकार है, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। आई थिंक आज के इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले केरल राज्य से एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो इस साल का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि केरल राज्य में सबसे कम उम्र की एक महिला है जो कि मेयर बनी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आप याद रखेंगे, उनका नाम है आर्य राजेंद्रन। महिला है, थोड़ा जेंट्स जैसा नाम है बट ये महिला है, आर्य राजेंद्रन है, जो कि 21 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में बनने वाली मेयर है। अब हम चलेंगे आज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, नेक्स्ट डे के क्वेश्चंस को। तो अब हम कवर करते हैं 23rd यानी आज की जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, हमने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमने किस तारीख को मनाया है, तो ये हमने मनाया है 22 मई को। 22 मई को क्या मनाया है हमने, 22 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और ये इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये कब मनाया गया था, तो इसका फर्स्ट एडिशन है वो सन 2000 में मनाया गया था। और इस बार का जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासकर जो छोटे थीम होते हैं एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका बार का थीम क्या रहा है इसका, तो इसका थीम रहा है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जैव क्रियाओं में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन कौन है, तो हम ही हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण कम करें, जल को कम प्रदूषित करें, तो इससे मछली वगैरह हैं इनकी जान वगैरह बच सकते हैं। तो इसका आप बेसिकली थीम याद रखेंगे, बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम ही क्या है, सॉल्यूशन का पार्ट है। और याद रखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 22 मई को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट डिपकोवैन, यानी कि किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवैन को विकसित किया है, तो डिपकोवैन जो किट है इसको विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। आप पीछे फ़ोटो देख सकते हैं, उससे आप समझ गए होंगे कि ये DRDO है जिसने इसको डेवलप किया है, क्योंकि पीछे जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये DRDO के हेड हैं, जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO की अभी वर्तमान में कितनी प्रयोगशालाएं हैं जो प्रयोग में लाई जा रही हैं भारत में, तो आप याद रखेंगे कि वो हैं 52। कितनी हैं, 52, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 52 में क्या है, तो वो आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति हैं, उतने ही यहाँ पे क्या है,
उतने ही यहाँ पे हमारे देश में DRDO की प्रयोगशाला है। बात करें अगर DRDO की, तो DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और जो इसके हेड है उनकी आप पीछे फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। इसरो की बात करें तो इसरो के हेड कौन है? डॉक्टर के सिवान है। ICMR के हेड कौन है? ICMR के हेड है बलराम भार्गव। और SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके तो 2-3 बार जिक्र हो चुका है, इनका नाम है आदर पूनावाला, जो इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन से नया चैनल लॉन्च करेगा। दूरदर्शन जो है वो अब किस नए नाम से अपना चैनल लॉन्च करने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DD इंटरनेशनल। इससे इंटरनेशनल वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इंटरनेशनल लेवल तक होगी। इसकी टेलीकास्टिंग, किसकी टेलीकास्टिंग होने की बात यहाँ कर रहे हैं? तो दूरदर्शन की बात कर रहे हैं। और दूरदर्शन की जो स्थापना है वो सन 1959 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो वो न्यू दिल्ली में है। और इस टाइम इसके ऑनर कौन है? तो वो प्रसार भारती के अंदर ये आता है। इसका टाइटल भी पूछ सकता है, तो उसका टाइटल आप याद रखेंगे, वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम इसका टाइटल है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NMMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अब NMMS क्या है? तो NMMS का फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ये रूरल एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये बेसिकली इसीलिए लॉन्च किया गया है कि जो मनरेगा वाले हैं उन लोगों की अटेंडेंस वगैरह को लगाने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ताकि उनकी जो पेमेंट होने में थोड़ी बहुत देर दराज होती थी वो ना हो, सीधे तुरंत पता चल जाए किसने कितने दिन पर किया है, उस हिसाब से उनका पेमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो बात करें अगर मनरेगा की, मनरेगा MGNREGA होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। और मनरेगा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो मनरेगा स्टार्ट हुआ था, यह आया था 2005 में और लागू हो गया था ये 2006 में आके। पीयूष गोयल की अगर बात करें तो पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? पीयूष गोयल के पास रेलवे मिनिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास में है। राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने निजी अस्पतालों में BPL मरीजों के लिए कोविड-19 का इलाज मुफ्त कर दिया है? यानी पहले ये कुछ थोड़ा बहुत रुपए ले रहे थे इस चीज़ के लिए, पहले एक लिमिट थी कि इतने तक का जो इलाज है वो हो सकता है यहाँ पे लगभग 35,000 तक का, लेकिन अभी इन्होंने टोटली इसको फ्री कर दिया है। तो पीछे की जो पिक्चर है उसको देख के आप समझ गए होंगे ये है हरियाणा सरकार, क्योंकि हरियाणा सरकार के आपको इधर ये CM दिख रहे होंगे, ये हैं CM मनोहर लाल खट्टर। और उनके साथ में यहाँ पे इनके यहाँ के गवर्नर हैं, इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो कौन है? ये भी आनंदीबेन पटेल ही हैं। हरियाणा का मैंने बता ही दिया है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी बताया था कि अशोक गहलोत की सरकार है और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने DAP उर्वरक पर 140% की सब्सिडी बढ़ाई है। तो DAP के लिए क्या फुल फॉर्म होता है DAP का, ये इन्होंने पूछा है। तो DAP का जो फुल फॉर्म है तो इसमें DAP का होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 डाइमोनियम लिखा हुआ है, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका फॉर्मूला होता है। और ये 140% सब्सिडी का मतलब क्या है कि जैसे पहले किसान अगर कोई पैकेट खरीदते थे उसका DAP का तो उन्हें लगभग 500 रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब वही सब्सिडी लगभग कितनी मिलेगी? उन्हें 1200 रुपये की मिलेगी, यानी कि 140% तक। तो आप याद रखेंगे कि सरकार ने DAP उर्वरक पर 140% की सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस मंत्रालय ने बुजुर्ग हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है इसने इसको लॉन्च किया है
किसके लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया है? तो इसमें इस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है ये नंबर बेसिकली कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो नंबर क्या है? तो वो नंबर है 14567। क्या नंबर है? 14567 और 7 ये नंबर है किसके लिए? तो ये नंबर घोषित किया गया है वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प के लिए, यानी बुजुर्ग हेल्पलाइन नंबर के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं 14567। अब इसमें बेसिकली 3 तरीके की जो हेल्प हैं वो बुजुर्गों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहली हेल्थ, अगर उन्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इमोशनल, अगर उनको फैमिली वाले उनकी केयर नहीं कर रहे हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ की भी कंप्लेंट वो इस नंबर पे कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल हेल्प जो है वो भी वो इस नंबर के थ्रू। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, इस नंबर को आप याद रखेंगे। अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है किसके पास में? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जो मिनिस्टर हैं वो हैं थावर चंद्र गहलोत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? स्मृति ईरानी जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके पास है? तो अभी बताया था ये है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नगर विमानन मंत्रालय जो है वो है हरदीप सिंह पुरी के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO और ILO की रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक काम करने से किस बीमारी से होने वाली मौतें बढ़ सकती हैं? यानी कि ये जो ILO है और WHO है इसने इस चीज़ को लेके आए हैं। इन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति एक वीक में 55 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो उसको जो बीमारी है वो हो सकती है हार्ट स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर 4, हार्ट स्ट्रोक की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हो सकती हैं अगर कोई व्यक्ति 55 घंटे से ज़्यादा एक वीक में काम करता है। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर WHO की, तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके जो हेड हैं वो कौन है? इसके हेड हैं टेड्रोस एडनॉन। इनके बारे में अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था करंट अफेयर में। ILO की अगर बात करें तो ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और उसके जो हेड हैं उनका नाम है गार्ड राइडर। क्या नाम है? गार्ड राइडर। और WHO का भी हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ पे है? ये भी जेनेवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस खाड़ी देश के साथ सैन्य सहयोग पर एक समझौता साइन किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस खाड़ी देश के साथ इन्होंने अभी इंडिया ने एक समझौते पर साइन किया है? तो ये है ओमान। आप टिक कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये है ओमान कंट्री जिसके साथ ये पैक्ट शामिल किया हुआ है। और इसको किसने साइन किया है? तो आप पीछे की पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि ये जो इंडियन नेवी है उसने इस समझौते पे साइन किया है। बात करेंगे अगर ओमान की, तो ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो उनका नाम है हैतम बिन तारिक अल सईद। अगेन नाम बोल रहा हूँ उनका, हैतम बिन तारिक अल सईद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है ओमानी रियाल। बात करेंगे अगर कतर की, तो कतर की कैपिटल है दोहा। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने किस तारीख को राष्ट्रीय लुप्त प्राप्य प्रजाति दिवस मनाया है? यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो कि खतरे की लिस्ट में हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन लोगों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए हमने किस दिन दिवस मनाया है? तो फिर से किस करते हैं इनको भी, क्योंकि भाई गायब हो रहे हैं जानवर, इनको भी किस करो। तो 21 मई, यानी काफ़ी किस हो गया है यार, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आसानी से याद रहेगा। थोड़ा सा 2-3 बार अगर आप अपने माइंड में रिवाइज कर लोगे। ठीक है, पांडा कितना प्यारा लग रहा है ना, तो इसको 21 कर सकते हैं नाम। तो 21 तारीख को ही हमने क्या मनाया है? हमने मनाया है राष्ट्रीय लुप्त प्राप्य प्रजाति दिवस, यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। बेसिकली ये किस दिन मनाया जाता है अगर आप पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि ये हमेशा मई महीने के 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है। तो इस बार जो 3rd फ्राइडे है वो 21 मई को पड़ा था, इसलिए इसको हमने 21 मई को मनाया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने वैश्विक टीकाकरण योजना के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव दिया है? अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको ये क्वेश्चन बताया था कि बताया जा रहा था कि जो
भेदभाव है इसको वैक्सीनेशन को लेके, वो काफ़ी देखा जा रहा है। तो टेड्रोस एनोन ने बोला था कि हम एक ऐसा फंड बनाएंगे जिसके ज़रिए से ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अपने लिए वैक्सीन नहीं ले पा रही हैं, तो हम उनको वैक्सीन देंगे। तो उसी के तहत ये पहला दान आया है, ये मान लीजिए। तो आईएमएफ ने ये दिया है, तो कितना दिया है, तो वो दिया है $50 बिलियन। कितने दिया है? $50 बिलियन दिए हैं आईएमएफ ने। और जिनकी आप पीछे फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये हैं डायरेक्टर जनरल किसकी? आईएमएफ की। इनका नाम है क्रिस्टियानो जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टियानो जॉर्जीवा है। और इन्होंने ये दान दिया है $50 बिलियन का। अगर बात करें हम आईएमएफ की, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? तो वो भारतीय हैं, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। इसलिए ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखेंगे कि चीफ इकोनॉमिस्ट जो है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी राज्य सरकार है। ये है महाराष्ट्र राज्य सरकार, क्योंकि आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये है सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, और आप यहाँ जो देख पा रहे हैं ये हैं गवर्नर महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। अब क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि पीछे ये जो थर्ड पर्सन दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम आप कमेंट में कीजिए कि ये जो जिनकी पिक्चर है इन व्यक्ति का नाम क्या है, अगर आप इन्हें जानते हैं तो। बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में अभी हाल फिलहाल में एम.के. स्टालिन ने सरकार बनाई है और यहाँ पे गवर्नर वही है बनवारी लाल पुरोहित। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सरकार बनाई है और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल में दारू बंद, याद रखेंगे आप गवर्नर का नाम, दारू बंद करवा देंगे ये हिमाचल में, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड पिक्स फोर्थ और अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर द्वारा की जा रही है? ये की जा रही है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के द्वारा। अब इसमें चल क्या रहा है, तो जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 में, उसके सिलेक्शन के लिए ये चीज़ चल रही है और उसी के तहत ये लास्ट टूर्नामेंट है, इसमें इनका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर बाकी के हाल फिलहाल क्या हो जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो एंट्री बंद हो जाएगी, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो टोक्यो ओलंपिक्स में जाएंगे और खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करने वाला है हमारा प्यारा भारत देश। महिलाओं के लिए तो वैसे भी हमारा देश बहुत आगे रहता है, तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है वो भारत आयोजित करने वाला है। और ये कब करेगा, तो ये 2022 में करेगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, ये सेकंड टाइम हो रहा है जब भारत क्या कर रहा है, फीफा जो वर्ल्ड कप है इसकी क्या करने वाला है, इसकी मेज़बानी करने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़े से कैपिटल्स देख लें तो भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है, जापान की कैपिटल टोक्यो है, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी भैया यहाँ भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, तो ये किया गया है मोईद यूसुफ। किसको किया गया है? मोईद यूसुफ को, जिनकी आप इधर फोटो देख पा रहे हैं, मोईद यूसुफ, तो इनको नियुक्त किया गया है पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और इधर जिनकी आप फ़ोटो देख पा रहे हैं ये हैं यहाँ के पीएम। इनका नाम क्या है? इमरान खान है और ये तहरीक इंसाफ इनकी पार्टी का नाम है। तो इन्होंने ही इनको क्या किया है, नियुक्त किया है एज अ एनएसए। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछें तो क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, इंडियन एनएसए कौन है? मैं ही बता देता हूँ, ये है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे। हमने 22 और 23 दोनों तारीखों के जितने भी करंट अफेयर्स थे इम्पोर्टेंट, उनको कवर कर लिया है। हालांकि आज मैंने थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स कम रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे। जितने क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट वाइज आपको याद कराया उनको आप याद कर लीजिए
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक संविधान का कोर्स प्लान कर रहा हूँ, जिसमें आपके जितने भी 395 आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको फिंगर्स पे याद होंगे। लेकिन वो कोर्स मैं लॉन्च तब करूँगा जब मेरे चैनल पे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी बोलिए। फिर मैं जल्दी ही वो कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें आपको 395 के 395 आर्टिकल्स आपको आपकी फिंगर्स पे याद होंगे। आप खड़े होके कहीं भी उसको सुना सकते हैं। जिस तरीके से मैं इसमें कुछ लिंक्स बनवाता हूँ, वैसे ही अच्छे फ़नी लिंक्स में बनवा के आपको पूरा का पूरा संविधान याद कर पाऊँगा। तो हाल फिलहाल तो अभी के लिए गुड बाय। मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।